नमस्कार दोस्तों, मैं आपका किताबी हॉरर आज आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिसे जानकर आपकी रूह भी हिल जाएगी। देखो, हर चीज में लॉजिक ढूंढना अच्छी बात नहीं है। मैं मानता हूं कि वैज्ञानिक दृष्टि भी हमें रखनी चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की 98% रहस्य ऐसे हैं जो अभी तक हम जान ही नहीं पाए हैं। केवल 2% रहस्यों को हम वैज्ञानिक दृष्टि से देख पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ दोस्तों ने एक गांव में जाकर कुछ ऐसी चीज देखी और उसके पीछे की वैज्ञानिक दृष्टि से उसकी पूरी तहकीकात करने में लग गए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस चीज को वह नॉर्मल ही समझ रहे हैं वह कितनी भयानक चीज हो सकती है। ऐसी चीज जो आपकी सोच और कल्पना से परे है कि हम जिस धरती पर रहते हैं हम केवल इस धरती का ही सोच पा रहे हैं। उसके बाहर का क्या रहस्य है और कौन सी ताकतें इस दुनिया को चला रही हैं वह हमारी समझ से परे है, और आज आपको वही जानने को मिलने वाला है। तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि आखिर तक इस स्टोरी को सुनते रहना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। बेलमपुर गांव के बिल्कुल बीचों बीच एक झुकी हुई घड़ी मीनार जो करीब 70 फीट ऊंची थी। उसकी दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं और जंग लगी हुई लोहे की पत्तियों से बनी थी। मीनार के चारों ओर एक धुआं सा फैला हुआ था जो ना तो कोहरा था और ना ही धूल। वह पुराने समय की राख था। आसपास के पेड़ों की डालियां मीनार की ओर झुकी हुई थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को प्रणाम कर रही हो। आयुष्मान, जो कि वीडियोग्राफी में माहिर था, उसने अपना कैमरा मीनार एक से थोड़ी दूरी पर एक कोण में इस तरह लगाया कि मीनार की घड़ी उसके कैमरे में कैद हो सके। नील ने आयुष्मान को आवाज दी। हाँ भाई, कैमरा सेट हो गया ना? आयुष्मान चिल्लाया। हाँ नील, बस आ रहा हूं। आयुष्मान भागकर अपने दोस्त नील, शिल्पा और विद्या के पास गया। वे लोग मुंबई से कन्याकुमारी के रास्ते पड़ने वाले गांव बेलमपुर एक घड़ी मीनार को देखने और उसकी जांच परख करने गए थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह घड़ी मीनार ऐसी घड़ी है जो कभी नहीं रुकती है, जो ना केवल समय को बताती है बल्कि आत्माओं और समय दोनों का संगम भी है। उन दोस्तों ने इस घड़ी मीनार के बारे में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में भी सुना था और वे लोग इस बात की जांच करने के लिए वहां गए थे। आयुष्मान वीडियोग्राफर था, नील एक तार्किक व्यक्ति था और चीजों को अच्छी तरह समझने में एक्सपर्ट था। वहीं दूसरी ओर विद्या और शिल्पा दोनों ही धार्मिक और ज्योतिषी से संबंधित लड़कियां थीं। वह घड़ी मीनार गांव के बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई थी, लेकिन उसके आसपास काफी दूरी तक कोई भी नहीं रहता था। वहां के मौजूदा घर लगभग खंडहर में बदल चुके थे, लेकिन हाँ, उस गांव के बॉर्डर पर आज भी कुछ घर थे जो अपना जीवन जी रहे थे। आयुष्मान अपने दोस्तों के पास पहुंचकर कहता है, तो फिर अंदर चले? शिल्पा कहती है, हाँ, देर किस बात की है। अंदर प्रवेश करते ही एक सर्द हवा का झोंका महसूस होता है, जैसे कोई पुराना कमरा सांस ले रहा हो। हर जगह धूल की मोटी चादर जमी हुई थी। मकड़ियों ने अपने जाले बना रखे थे। दीवारों पर पुराने तांत्रिक प्रतीक, घिसे हुए संस्कृत श्लोक और जली हुई मोमबत्तियों के निशान थे। बीचों बीच एक लोहे की सीढ़ी ऊपर जाती है। हर पायदान पर काई और सूखा खून जमा है। सीढ़ी चढ़ते समय पीछे से ऐसा लगता है मानो कोई ठंडी परछाई तुम्हारे पीछे से चढ़ रही हो। ऊपर की ओर चढ़ते हुए हर मंजिल पर छोटे छोटे मेहराबदार झरोखे थे, जिनसे रात में पीली रोशनी दो झांकती है, लेकिन भीतर कोई दीपक नहीं होता। दीवारों पर उभरे थे अजीब मंत्र जैसे अक्षर जो बारिश में भी मिटते नहीं। कभी कभी हवा चलने पर वे अक्षर हल्के से चमक रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें रक्त से लिखा हो। ऊपर पहुंचते ही घड़ी का विशाल पीतल का यंत्र दिखता है जो खुद ब खुद चलता है, हालांकि उसके सारे गियर जंग खाए हुए हैं। जब हवा चलती है तो उनमें से टिकटिक जैसी फुसफुसाहट आ रही थी जो कभी कभी शब्दों में बदल रही थी, लेकिन वे शब्द क्या थे किसी को समझ नहीं आ रहे थे। शिल्पा ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? सभी ने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने बहुत ही गौर से उन शब्दों को समझने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। दीवारों पर लिखे हुए शब्दों को आयुष्मान ने अपने कैमरे में उतार लिया। विद्या ने कहा, मेरे ख्याल से अब हमें नीचे चलना चाहिए। यहां पर पुराने सामान के अलावा कुछ नहीं है। तभी नील ने कहा, नीचे एक कमरा था, हमें वहां भी चलकर देखना चाहिए। वे सभी लोग उस मीनार के सबसे नीचे जाते हैं, जहां पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, लेकिन उस कमरे में एक ताला लगा था। आयुष्मान कहता है, यह ताला तो काफी पुराना लगता है, ऐसा लगता है इस ताले को कभी खोला ही नहीं गया। नील कहता है, सही कह रहे हो, यह पुराने जमाने का ही ताला है। चलो गांव वालों से एक बार मिलते हैं।
हो सकता है उनके पास इस ताले की चाबी हो। नील अपनी घड़ी में समय देखता है तो ठीक 12 बजे थे। वह कहता है, चलो गाइस, हमें बाहर निकलना चाहिए। याद नहीं गांव वालों ने क्या कहा था कि 12 बजे घड़ी की सुइयों को मत देखना, वरना हमारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। वे लोग उस मीनार से बाहर आ जाते हैं। सभी लोग गांव के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन आयुष्मान अपना कैमरा देखने लगता है। वह एक बार अपने कैमरे की स्थिति अच्छी तरह देख रहा था। कैमरे में टाइम भी नजर आ रहा था, जिसमें 12:03 हो रहे थे। अचानक आयुष्मान घड़ी मीनार की घड़ी की तरफ भी देख लेता है। उसमें भी 12:03 हो रहे थे। आयुष्मान को याद आता है कि उसे घड़ी में नहीं देखना था, लेकिन वह रिलैक्स होता है। वह इन बातों को झूठ ही मानता है। वह अपनी नजर नीचे करता है और मन मन में कहता हुआ चलता है, रिलैक्स। आयुष्मान हो सकता है और कहानियों की तरह यह कहानी भी झूठी हो। रिलैक्स। वे लोग एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर आगे पीछे चल रहे थे। तभी शिल्पा भी एक नजर पीछे देख लेती है। हालांकि वह घड़ी में नहीं देखती, लेकिन जमीन पर देख लेती है, जहां पर मीनार की परछाई बन रही थी। वह देखती है कि घड़ी की सुइयों का चलना भी उस परछाई में नजर आ रहा है। यह उसके लिए काफी हैरान करने वाला था। वह तुरंत अपनी नजर आगे करती है और तेजी से सभी दोस्तों से आगे निकल जाती है। वहीं अब नील भी पीछे हो चुका था। ना चाहते हुए भी वह पीछे पलटकर देखने लगता है। पीछे पलटने पर उसे सुइयों की टिक टिक की आवाज तेजी के साथ सुनाई देने लगती है। अगले ही पल जब वह आगे देखता है तो उसे रास्ते में चलती हुई केवल 3 परछाइयां नजर आती हैं। उसे खुद की परछाई नजर नहीं आती। यह देखकर नील थोड़ा घबरा जाता है और अपने दोस्तों के साथ चलने लगता है। अब सभी दोस्तों के कदम तेजी के साथ गांव की तरफ बढ़ने लगे थे। वे लोग गांव के मुरली नाम के एक व्यक्ति के घर रुके थे, जहां मुरली अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका घर काफी बड़ा था, इसलिए मुरली ने उन चारों दोस्तों को अपने घर में आश्रय दे दिया था, जिसमें शिल्पा और विद्या एक कमरे में रुके हुए थे, जबकि आयुष्मान और नील दूसरे कमरे में रुके हुए थे। आयुष्मान और नील जाते ही सो जाते हैं। नील को बार बार एक वहम हो रहा था। दिल में एक बेचैनी थी कि कहीं उसने घड़ी को देखकर गलत तो नहीं किया। उसके लिए वह रात काटना भारी हो रही थी। उसे नींद तो आ रही थी, लेकिन वह डर कर सो नहीं पा रहा था। पूरी रात नील को यूं ही हो जाती है। कहीं सुबह जाकर उसे नींद आती है, तब वह बेपरवाही से सो जाता है। सुबह सभी लोग समय से उठ जाते हैं। नहा धोकर आयुष्मान अपने हाथ में अपनी घड़ी पहनता है और तभी उसकी नजर समय पर भी जाती है। उसकी घड़ी में 12:03 हो रहे थे। घड़ी 12:03 हो रहे थे कि सुइयां लगातार चल रही थी। आयुष्मान हैरानी से अपनी घड़ी को देखता है और सोचता है, क्या रात को मेरी घड़ी रुक गई थी? 12 बज रहे हैं। लेकिन जब आयुष्मान सुइयों को चलता हुआ देखा है तो सोचता है कि शायद घड़ी में कोई दिक्कत आ गई थी, इसलिए रुक गई होगी। फिलहाल वह अपनी घड़ी को सेट कर लेता है। वहीं दूसरी ओर शिल्पा आईने में देखकर अपने बाल बना रही थी। अचानक वह देखती है कि उसका चेहरा झुर्रियों से भरता जा रहा है। चेहरे की खाल लटक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वह 10 साल आगे की शिल्पा है। शिल्पा अपना चेहरा देखकर घबरा जाती है और आईने के सामने से हट जाती है। विद्या उसे ऐसा करता देख अचंभित होती है और बोलती है, क्या हुआ शिल्पा, डरी क्यों? शिल्पा कहती है, वो मेरा चेहरा। शिल्पा अपने हाथ से अपना चेहरा छूने लगती है। उसे अपना चेहरा बिल्कुल नॉर्मल लगता है। शिल्पा अपना शक दूर करने के लिए दोबारा आईने में देखती है तो उसे दोबारा अपना चेहरा झुर्रियों से भरा नजर आता है। शिल्पा की आंखें चौड़ी होने लगती हैं। वह नामे सिर हिलाती रहती है। उसे खुद समझ नहीं आता कि उसके साथ यह क्या हुआ। विद्या शिल्पा को संभालती है और पूछती है, शिल्पा क्या हुआ, घबरा क्यों रही हो? शिल्पा आईने की तरफ इशारा करके कहती है, मेरा चेहरा उसमें अलग लग रहा है। विद्या, क्या तुम्हें मेरे चेहरे पर झुर्रियां नजर आ रही हैं? क्या मेरी खाल लटक रही है? विद्या गौर से शिल्पा के चेहरे को देखती है और कहती है, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल नॉर्मल लग रही हो। क्या हो गया तुम्हें? शिल्पा कहती है, मुझे शीशे में अपना चेहरा 10 साल बड़ा लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया। विद्या अपना चेहरा आईने में देखती है तो उसका चेहरा उसे बिल्कुल सामान्य नजर आता है। वह कहती है, शिल्पा, मुझे तो मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तभी शिल्पा जल्दी से आईने के सामने जाकर खड़ी होती है। अब शिल्पा और विद्या दोनों ही आईने के सामने खड़ी थी। विद्या और शिल्पा देखते हैं कि सच में शिल्पा का चेहरा 10 साल आगे का लग रहा है। विद्या हैरानी से कहती है, शिल्पा, ये सब क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है?
मैं नॉर्मली तुम्हें ठीक देख सकती हूँ, लेकिन शीशे में ऐसा। विद्या बाहर जाते हुए कहती है, चलो शिल्पा, बाहर वाले आईने में देखते हैं। वे लोग बाहर वाले आईने में जाकर देखते हैं तो शिल्पा का चेहरा अभी भी 10 साल बूढ़ा लग रहा था। शिल्पा अपना चेहरा देखकर रोने लगती है। उसका रोना देखकर उसके दोस्त और मुरली शिल्पा के पास आते हैं। तब विद्या शिल्पा के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वहां किसी को भी यकीन नहीं होता। वे लोग अपना शक दूर करने के लिए शिल्पा को आईने में देखते हैं और फिर वे भी हैरान रह जाते हैं। अचानक आयुष्मान की नजर उसकी घड़ी पर जाती है, जो दोबारा से 12:03 बता रही थी, जबकि घड़ी की सुइयां लगातार चल रही थी। आयुष्मान हैरानी से कहता है, यह क्या, मेरी घड़ी 12:03 पर क्यों अटकी हुई है? आयुष्मान दोबारा अपनी घड़ी का टाइम सेट करता है, लेकिन वह देखता है कि चंद सेकंड में दोबारा 12:03 बज चुके हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सभी के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। मुरली कहता है, यह सब कुछ उसी घड़ी मीनार की वजह से हुआ है। हमने तो आपसे पहले ही कहा था वहां जाना ठीक नहीं है, और खास तौर पर रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है आप सबने जरूर उस घड़ी को 12:03 पर देखा था। नील कहता है, नहीं, हमने घड़ी को नहीं देखा। मुरली कहता है, तो फिर आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम में से तो कोई भी रात के समय उस काल मीनार की तरफ जाता ही नहीं है। तभी नील को ध्यान आता है कि उसे रात अपनी परछाई नजर नहीं आ रही थी। वह यह बात वहां मौजूद लोगों को बताता है, जिससे पता चलता है कि सबके साथ कुछ ना कुछ घटना जरूर घट रही है। लेकिन विद्या बिल्कुल सुरक्षित थी। उसके साथ अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। नील विद्या से पूछता है, विद्या, क्या तुम्हें कल से कुछ भी अजीब महसूस हुआ जैसे हम तीनों को हुआ? विद्या कहती है, नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ।